नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल शासन की पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सेवा भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समग्र समाधान करना है और इसके माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही की सुनिश्चित भी हो रही है। वहीं समारोह में अभियान से जुड़ी टीमों, अधिकारियों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो वहीं आपको बताते चले, चंडीगढ़ से सीएम सैनी लाइव है। वहीं संपूर्णता उस समय लगभग 115 जिले ऐसे सेलेक्ट किए गए जिनमें कि ये पाया गया कि जो बाकी देश में विभिन्न पैरामीटर्स की प्रगति है उसके हिसाब से औसतन यहाँ प्रगति कम है। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम सैनी का संबोधन वहीं जहां वो सम्मान समारोह में पहुंचे, साथ ही वहां पहुंच उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ कई चीज़ों को लेकर चर्चा भी की है। साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संपूर्णता संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अभियान प्रकाश डाले। शिक्षा का 30% वेटेज है, कृषि और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसका सर 20% वेटेज दिया गया और वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का सर 10% वेटेज दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे का सर 10% वेटेज है। उसमें 49 इंडिकेटर पे ये आंका जाता है सर और 81 पैरामीटर पे हम डाटा फिल करते हैं। तो तब सर जब पहली बार रैंकिंग हुई तो नोट 108 नंबर पे था सर। तो वही मध्य प्रदेश के विकास की गति और राजनीतिक बयानबाजी दोनों तेज हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल मेट्रो के उद्घाटन, किसान सम्मान निधि वितरण और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में भूमि पूजन के लिए प्रदेश आने वाले मौखिक स्वीकृति दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ये परियोजनाएं न सिर्फ प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगी बल्कि आदिवासी अंचल के करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिलाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और इन विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं खाद्य आपूर्ति को लेकर विपक्ष के तहत लगाए जा रहे आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर दो मुखी नीति अपनाने का आरोप भी लगाया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कल मुलाकात की और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मेट्रो के उद्घाटन के लिए, किसान सम्मान के लिए और पीएम मित्र पार्क जो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को आदिवासी अंचल में रोजगार देगा, टेक्सटाइल पार्क, उसका भूमि पूजन करने आने की मौखिक स्वीकृति दी है। बहुत जल्दी वो तारीख बताने वाले हैं। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश की जनता को बताते हुए अत्यंत आनंद है कि हमारे विकास के कामों को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है वो हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है।
तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक कई अहम फैसलों को और प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। वहीं मुख्यमंत्री सैनी की अगुवाई में सरकार ने राज्य के विकास और संरचना सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के तहत प्रस्तुत परियोजनाओं और नीतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। वहीं जिसमें शिक्षा संस्थानों में तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई और को बेहतर बनाने का प्रयास, साथ ही सड़क एवं भवन निर्माण कार्य तथा पशुपालन से जुड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की और राज्य की विकास योजनाओं और सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को बतौर मुख्य परियोजनाएं बस्तर विकास मास्टर प्लान, बोधघाट सिंचाई परियोजना और डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में और सुरक्षा बलों की रणनीतियों के कारण कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति लौट आई है। वहीं उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं और जन भागीदारी के माध्यम से बस्तर को विकास की नई दिशा देने और रोड मैप की भी पीएम को दिखाया। वहीं बोधघाट परियोजनाओं से लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि संचित हो सकेगी, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। वहीं प्रधानमंत्री ने योजनाओं पर पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिलाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में 3 लाख करोड़ रुपए की निवेश योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। एक नवीन पहल वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की शुरुआत भी की गई है, जिससे औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी में सरलता लाई जा रही है। इस पहल में 20,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए अभियान दिल्ली को कूड़े से आजादी के तहत आज आईएसबीटी कमिश्नरी गेट में स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जमीनी हालात का जायजा लिया और कार्यालय की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी भी जताई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दम भरने वाली पिछली सरकारों ने ऐसे अहम कार्यालयों में अभी सुध नहीं ली है। वहीं ये मेरा यहाँ का पहला दौरा था और मैं विभाग की दुर्दशा देखकर हैरान हूँ। वहीं उन्होंने जनता ही नहीं, सिर्फ अपना शीश महल बनाने की फुर्सत थी। हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि इन ऑफिसेस की जो दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दमखम भरते हैं, पिछली सरकारों का हाल देखते हुए मैं ये इन हालत में यदि हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं वो किसी का क्या भला करेंगे। ये पानी टपक रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे अफसर की कुर्सी भी है, ये हालत है पढ़ी लिखी सरकार के। इसकी ये इस तरह का ये सारा फर्नीचर दिया जाता है जिसपे ये लोग बैठ के काम करेंगे। कहाँ पे क्या टपक रहा है, क्या हो रहा है। ये बिल्डिंग जिसमें कि 2021 में आग भी लग गई थी, उसके बावजूद भी यदि ये बिल्डिंगें साफ नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, तो क्या इन अधिकारियों को हमने जान खोने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है। मैं हैरान हूँ, मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है, परंतु ऐसी इम्पोर्टेंट कमेटीज, ऐसे इम्पोर्टेंट विभाग की ये हालत दुर्दशा देख करके, जहाँ कागज रखने के लिए अलमारी नहीं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं, ऊपर पंखा इतनी बुरी स्थिति में कब सर पे गिर जाए ये पता नहीं। सफाई अभियान तो एक चीज़ है जो हम कर भी लेंगे और सब लोग लगेंगे तो हो भी जाएगी।
तो वहीं दिल्ली में वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। अपने कार्यभार के पहले ही दिन उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के एक अनुभवी अधिकारी हैं और उनके पास सामरिक योजनाएं, ऑपरेशनल कमांड और समुद्री सुरक्षा के कई महत्वपूर्ण अनुभव भी हैं। उनके नेतृत्व में नौसेना की रणनीतिक क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही पदभार ग्रहण के साथ ही उन्होंने स्पष्ट संकेत भी दे दिए कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वीरों के बलिदान से प्रेरणा लेकर वे नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी स्तर पर गति देने के लिए राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतरे। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय ने साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित अरविंदो मार्केट में सफाई अभियान चलाए। दोनों नेताओं ने खुद हाथ में झाड़ू थामकर क्षेत्र में सफाई की और दुकानदारों और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही इस अभियान के तहत मेयर और बीजेपी नेता ने नगर निगम कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और कहा कि सफाई कर्मियों की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आम नागरिक भी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो वहीं दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल आयोजित की गई जिसमें घातक भूकंप संकेत सहित औद्योगिक आपदाओं का परिदृश्य तैयार किया गया और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण भी किया गया है। इस अभ्यास में शामिल थे दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, दिल्ली जल बोर्ड, एम्स प्रशासन समेत कई अन्य प्रमुख एजेंसियां भी इसमें शामिल थी। इस ड्रिल की शुरुआत सुबह जब आपको बताते चलें कवर्जन बिल्डिंग के संभावित भूकंप की सूचना मिली तो बिल्डिंग को संकटग्रस्त बताया गया। फिर रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बहनों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायल दिखाए गए व्यक्तियों को भी प्राथमिक चिकित्सा दी गई। वहीं डीडीएएम दक्षिण इकाई के आपको बता दें एसडीएम मुकेश कुमार ने इस पूरे अभ्यास का संचालन किया जिसमें बचाव समन्वय और प्रतिक्रिया समय का मूल्यांकन किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गृह मंत्री को अवगत करवाया। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और छत्तीसगढ़ में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निरंतर समर्थन की उम्मीद जताई है। तो वहीं देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के चुनाव की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी जबकि 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 9 सितंबर 2025 को होगा और उसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। राज्यसभा में सभापति पद को संभालने वाले उपराष्ट्रपति पद को लेकर अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। दरअसल इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटर होते हैं, इसलिए सांसदों की संख्या में लिहाज से इस एनडीए का पलड़ा भारी माना जा रहा है। सत्ता पक्ष जहां एक सर्वमान्य और वरिष्ठ नेता को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि इस चुनाव के जरिए एकता का संदेश दोनों दिखाए। तो वहीं बिहार के चुनाव आयोग के तहत शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में खिलाफ आज विपक्षी दलों ने संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस, राजद, टीएमसी, डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने
हाथों में आपको बता दें प्लाईवुड और बैनर लेकर चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया जनता के मताधिकार को सीमित करने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को पीछे दरवाजे से लागू करने का प्रयास है। वहीं विपक्षी सांसदों ने एसआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब अगली बैठक 4 अगस्त सुबह 11 बजे होगी। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार जारी टकराव, हंगामे और शोर शराबे के चलते सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल पा रही है। एक ओर जहां विपक्ष मणिपुर मुद्दे, महंगाई और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा लगातार उठा रही है, वहीं सरकार की कोशिश है कि लंबित विधेयकों पर चर्चा आगे बढ़े, लेकिन लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आज की कार्यवाही भी बिना किसी विशेष प्रगति के स्थगित कर दी गई। अब सबकी निगाहें 4 अगस्त की बैठक पर टिकी है। देखना होगी कि सदन में कोई ठोस बहस शुरू हो पाती है या नहीं। आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। आप अपने स्थान पर जाइए। ओपन माइंडेड बिल्कुल गलत है। आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। माइंडसेट के साथ काम करने का एक तरीका है, उस तरीके से काम किया और वैसा ही डीपीडीपी रूल्स के फॉर्मुलेशन में भी माननीय सदस्यगण सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप अपने स्थान पर जाइए। तो वही खबर हिमाचल से है, जहां प्रदेश के मंडी जिले के स्थित पंडो बांध के पास भारी भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। पुलिस के अनुसार भूस्खलन का कारण लगातार हो रही मूसलाधार बारिश है, जो बीती रात से जारी है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने जानकारी दी थी कि जिला प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुके, मलबा हटाने और मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास तेजी से जारी। वहीं मशीनों को लगाया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर यातायात दोनों को ओर से रोक दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से फिलहाल अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। तो वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की जांच में शामिल पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के खुलासा किया कि उच्च अधिकारियों और सरकार के दबाव में आरएसएस के आपको बता संघ चालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया। वहीं संबित पात्रा के अनुसार महबूब मुजावर जांच समिति के अहम सदस्य थे और उन्होंने बताया कि एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी और सरकार के बड़े लोग उनसे लगातार दबाव डालते रहे ताकि भगवा आतंकवाद के विषय में आपको बता दें कि विमर्श को आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि चार्जशीट में मोहन भागवत का नाम नहीं था और जांच में उनका कोई संबंध भी नहीं मिला। महबूब मुजव्वर जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफ्रन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए
आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। Some damning charges were pressed upon this ATS officer, Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव जल्द सामने आ सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर मंथन अब आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है और 4 नामों पर गंभीर चर्चा भी हो रही है। इनमें से 2 ब्राह्मण और 2 ओबीसी चेहरे शामिल हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। में बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सबसे अहम पद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर मंथन अपने अंतिम पड़ाव पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की बैठकों में जिन 4 नामों पर चर्चा हो रही है उनमें 2 ब्राह्मण और 2 ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता शामिल हैं। इस समीकरण के जरिए पार्टी जातीय संतुलन साधने की कोशिश में है ताकि 2027 की तैयारियों की नींव मजबूत हो सके। पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो संगठन और सरकार के बीच मजबूत पुल बन सके और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ भी बनाए रखे। मंथन में जिन नामों की चर्चा है उनमें अनुभवी और युवा दोनों ही विकल्प शामिल हैं। राजनीति गलियारों में चर्चा तेज है तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और ये बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद संगठन में नई ऊर्जा भरने की दिशा में एक अहम कदम होगा। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राजनीति दृष्टि से सबसे अहम किला है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चयन सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी भर नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 2027 की रणनीति का आधार भी होगा। पार्टी की रणनीति साफ है, जातीय समीकरण, संगठन में पकड़ और जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद की क्षमता रखने वाला चेहरा ही अगला प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। दिल्ली में जिन नामों पर मंथन हो रहा है उनमें ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले एक वरिष्ठ नेता और एक पश्चिमी यूपी के प्रभावशाली युवा सांसद शामिल हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्व प्रदेश महामंत्री और एक वर्तमान मंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज है। पार्टी ने इन चेहरों को लेकर सिर्फ जातीय प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा है।
पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और अवध जैसे क्षेत्रों में बीजेपी के जनाधार को मजबूत बनाए रखने की रणनीति के तहत ये चयन होगा। अब जब बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज है, तो जिन 4 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और मंत्री गोविंद नारायण शुक्ला। चारों ही नेता अपने अपने क्षेत्र, वर्ग और राजनीति अनुभव को लेकर मजबूत दावेदारी माने जा रहे हैं। साथ ही नेतृत्व में बदलाव की ये कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच सामंजस्य बनाए रखने वाले नेता की खोज भी है। बीजेपी के भीतर ये भी संकेत मिल रहे हैं कि नया अध्यक्ष हो तो संगठन और सरकार दोनों के साथ तालमेल बिठा सके और डबल इंजन सरकार की नीति को जमीन पर उतार सके। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि बीजेपी की आगे की पूरी चुनावी रणनीति को परिभाषित करने वाला कदम माना जा रहा है। 2022 में जब भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए पश्चिमी यूपी को प्राथमिकता दी थी। अब बदले हुए राजनीति परिदृश्य में बीजेपी का फोकस है एक ऐसा चेहरा लाना जो 2024 लोकसभा चुनाव के अनुभवों को संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए इस्तेमाल कर सके। विपक्ष की लामबंदी, स्पेशल इंजीनियरिंग और सामाजिक पार्टी की जातीय गोलबंदी की रणनीति को देखते हुए बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि एक अध्यक्ष का चयन पूरी तरह से डेटा, फीडबैक और ग्रास रूट रिपोर्ट्स के आधार पर किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ये अच्छी तरह समझता है कि संगठन की कमान अब ऐसे नेता के हाथ में होनी चाहिए जो कार्यकर्ता में भरोसा जगा सके और आगे 2 साल में बूथ स्तर तक संगठन को फिर से सक्रिय कर सके। इसके अलावा ये नियुक्ति 2027 विधानसभा चुनाव की भूमिका में भी तय करेगी, क्योंकि वही नेता तब तक प्रदेश में संगठन का चेहरा बना रहेगा। ऐसे में ये महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि बीजेपी की मिशन यूपी 2027 की पहली और सबसे महत्वपूर्ण राजनीति चाल है। इन 4 नामों को लेकर दिल्ली में लगातार मंथन जारी है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठन में पकड़ और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी एक ऐसा चेहरा तलाश रही है जो हर पैमाने पर खरा उतर सके। अब देखना ये होगा कि इन 4 संभावित नामों में से किस पर शीर्ष नेतृत्व की मुहर लगती है और कौन बनता है उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया चेहरा, क्योंकि ये नाम सिर्फ अध्यक्ष का नहीं बल्कि 2027 की रणनीति का संवाहक भी होगा। अब सबकी नजरें दिल्ली की घोषणा पर टिकी है। जल्द ही तय होगा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी और यही नाम तय करेगा कि बीजेपी की नैया 2027 के महासागर में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।